नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जिसके लिए देहरादून से आए पर्यवेक्षक बीजेपी विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, पूर्व राज्य मंत्री मधु भट्ट, पूर्व विधायक मुकेश कोहली पर्यवेक्षक के रूप में रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर और पार्षद पद के दावेदारों के आवेदन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी होने के कारण सरकार भी काफी परेशान है, जिस पर उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अपनी तरफ से स्कूलों को काफी बेहतर किया हुआ है। पलायन की वजह से स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। हमारा स्टेटस फार बेटर है, बहुत बढ़िया है। और मैं केवल एक शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, फील्ड में अगर आप जाएंगे तो हमारे स्कूलों की जो टीचर की अवेलेबिलिटी, अभी हमने टीचरों की भर्ती कंटिन्यू चल रही, सबसे बेस्ट टीचर डीएलएड टीटी पास। हमारा जो फर्नीचर है, फिक्चर है, शौचालय है, पेयजल है, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, एमडीएम हमारा बेहतरीन चल रहा है। अक्षय पात्र से हमने जो है शहरी क्षेत्रों में अक्षय पात्र से डायरेक्ट खाना परोस रहे हैं, दे रहे बच्चों को, और उनकी ड्रेसेस, जूता, बैग, और बड़े लेवल पे हम साइकिल अवेलेबल करवा रहे हैं बच्चों को जो 9th 10th में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो और गार्जियन से अच्छा समन्वय, बिल्डिंग हमारी बहुत अच्छी बन गई है। थोड़ा मैं कह सकती कि जब दैवीय आपदाओं से कभी हमारी बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त होती है, तुरंत हम रिपेयर करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत अच्छी हमारी व्यवस्थाएं हैं। और इस वक्त जो है इवन कि भारतवर्ष, मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में हिमाचल से भी हम आगे हैं, और भारतवर्ष में हम काफ़ी अच्छा हम परफॉर्मेंस, जब कहीं पर भी हमारे टीचर्स से हमारे लोग जो मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी टीम जाती दिल्ली लेवल पे बाहर, तो हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं और इंडिया में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर देहरादून में मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने एक विशेष बैठक की। मीटिंग में डीजी शिक्षा झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया कि एससीएफ का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, जिस पर चर्चा करने के लिए कई जिलों से मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। देखिए, ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एससीएफ को फाइनलाइज करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। तो एससीएफ का एक ड्राफ्ट जो है विभाग ने तैयार कर लिया है और इस पे आज हमने चर्चा करी है। इसमें विभिन्न जनपदों से जो है कुछ मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भी बुलाया गया था और अन्य जो शिक्षाविद हैं जो इस संबंध में जिनको जानकारी है उन्हें भी बुलाया गया था और काफी विस्तृत चर्चा करी गई है उस ड्राफ्ट के ऊपर। और हम जल्दी ही इस ड्राफ्ट को फाइनल करके शासन को भेजेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष इसको प्रस्तुत करेंगे। खबर देहरादून से, जहां पुलिस एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जनता से जुड़े शहर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत पुलिस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को यातायात के प्रति लगातार जागरूक करने में जुटी है, जिस पर देहरादून के प्रेमनगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी रीना राठौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय छात्राओं को एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। इस समय हमारे जनपद के उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लगातार बच्चों के बीच और खासकर आजकल जो अभियान विशेष चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के बीच सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उन्हें अवेयर करने के दृष्टिकोण से हम उन तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे द्वारा सैलाकुई क्षेत्र में भी तमाम वरिष्ठ गणों को एकत्र करके उनको तमाम सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई। अगर वो अकेले रहते हैं या उन्हें किसी तरह की समस्या है या उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या अन्य किसी भी तरह की समस्या है, उनको कोई मेडिकल इशू है, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने अपना उनको डैक नंबर उपलब्ध कराया है कि हमें भी आप एक तरह से परिवार का सदस्य मानिए और कभी भी याद कीजिए। तो इसी के साथ फिर हमने कल प्रेमनगर क्षेत्र में भी जलवायु डार में जो सीनियर सिटीजन्स हमारे रहते हैं वहाँ भी एक अवेयरनेस कैंपेन की। और इसी के साथ में जो हम बच्चों को भी समय समय पर इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों से भी कि ट्रैफिक रूल्स का परिपालन करें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बच्चे अक्सर ना हेलमेट लगाते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं और इससे वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो हम ऑन द स्पॉट ना केवल बच्चों को ये समझा रहे हैं कि उनका जीवन कितना अनमोल है, और ये भी एक पहल उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में की जा रही है सभी के द्वारा। देहरादून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया, जहां पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है।
पूरे मामले पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी और कहा कि पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक के गले पर चोट के निशान थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। देखिए, ये पुलिस को जो है सूचना मिली थी, थाना पटेल नगर को पुलिस टू स्पेशल एक डेथ मेमो जो है अस्पताल से आया था, इंद्रेश अस्पताल से। उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी यहाँ आई है अस्पताल में। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया और डेड बॉडी के संबंध में जांच पड़ताल की गई। तो डेड बॉडी के गले पे हल्का सा निशान था, उसको देख के थोड़ा डाउट हुआ। तो उसके बाद उसको पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई तो उसमें उनकी हत्या होने की पुष्टि हुई और फिर उनके परिजनों से, जहां वो रहते थे, उनकी वाइफ से संबंध में जानकारी की गई और एक और उनका जो रिलेटिव था उससे भी जानकारी की गई। तब समझ में ये आया कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था, जिसमें कि मृतक के द्वारा मना किया जाता था। अपनी वाइफ और अपने रिलेटिव को कई बार बताया गया, लड़ाई झगड़ा भी हुआ इस संबंध में, लेकिन उनकी वाइफ के द्वारा इस बात को उनकी अनसुनी किया गया और घटना वाले दिन जो है ये कुछ नशे में था मृतक। इसी का फ़ायदा उठा के इनकी जो पत्नी थी उसने और जो इनका रिलेटिव था उसको कमरे पे बुलाया गया, उनके द्वारा जो है इनकी हत्या कारित की गई और मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर इसमें मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और दोनों अभियुक्तों को, मृतक की वाइफ और उनके रिलेटिव को जो है पुलिस हिरासत पुलिस लेके और उनको जो है माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और आगे की तफ्तीश इसमें की जा रही है। मंगलौर के मुंडेट गांव में राशन डीलर के हेल्पर की शिकायत को खाद्य पूर्ति विभाग ने गंभीरता से लिया, जिसके चलते गांव में पहुंचकर खाद्य पूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से सुना और उन्होंने मौके पर ही निस्तारण भी किया। हालांकि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने सभी शिकायतकर्ताओं के इस दौरान बयान भी दर्ज किए, जिसे लेकर राशन डीलर को ग्रामीणों के सामने सख्त निर्देश दिए गए। जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा एक शिकायत जो है अग्रसारित करी गई थी खाद्य आपूर्ति विभाग में। उसको लेकर मुंडेट के कुछ निवासियों ने शिकायत करी थी कि राशन वितरण के दौरान एक व्यक्ति जो राशन बांटता है वहाँ जो है अभद्रता करता है पब्लिक के साथ और दूसरा एक सार्वजनिक स्थान से वितरण होना चाहिए। तो इसके क्रम में वहाँ डीलर को आज बुलाया गया, सस्ता गला विक्रेता को, और उनको निर्देशित किया गया कि इस तरह से अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको निर्देशित किया गया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ है जो पब्लिक के साथ अभद्रता करता है तो उसे तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए। इसे तो डीलर को निर्देशित कर दिया गया और उनकी चौहदी मंगा ली गई है कि वितरण से रिलेटेड जो चौहदी है वो सही प्रकार से उस चौहदी से वितरण हो रहा है या नहीं। प्रधान जी के घेर में बांटता हूँ, खाली पड़ास में उसका रहना सहना नहीं है, उसी की चौहदी लिखवा रखी वरना और वहीं से बैठ रहा है। बराबर मैं राशन वितरण करता हूँ, बुनियादी कराता हूँ और लगातार जो रह जाता हूँ फिर बाद में बुनियादी कराता हूँ। कोई रहेगा तो अपना राशन देता हूँ। ये शिकायत दी मैं हेल्पर रख रखा लैपटॉप चलाने के लिए, क्योंकि 74-75 साल की लगभग मेरी उम्र है। लैपटॉप चलाने में मुझे दिक्कत है, इसलिए मैंने रख रखा। गाँव वाला कहना जी वो लड़का कुछ गलत सलत बोल गया, चलो उसके लिए तो हमने माफ़ी मांग ली इनसे, भाई आगे नहीं बोलने का, नाम उसे रखने के। बात ये थी जी, कहना मैं राशन लेने के लिए गया। मैंने कहा भाई तू 3 दिन पिछले महीने में 3 दिन बांट के चलेगा और राशन पिछले में 7.5 किलो मेरे सिरे पर राशन आता जी। कहना वो भाई ना वो दिया था ना रब भी, कहना तू राशन दुकान बंद करके जा रहा है। और कहना भाई मैं तो इस तरह बांट रहा हूँ, लेता मैं तेरी कोई दादागिरी में रहता, तेरे गाँव में बांट रहा मैं। मुझे उन्होंने 2-4 आदमी बैठे थे, बुजुर्ग आदमी पार्टी पक्ष के, उन्होंने ये नहीं कहा भाई तू इस राशन क्यों नहीं दे रहा। यूपी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर साधु संतों में भारी उत्साह है और इस बीच हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के साधु संत प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सभी संत प्रयागराज में बनी छावनी में रहेंगे। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि इस महाकुंभ में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस भव्य महाकुंभ को लेकर जनता टीवी संवाददाता ने निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आप। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और हरिद्वार से जो संत है वो प्रयागराज के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रविंद्र पुरी, उनसे बातचीत करेंगे। गुरुजी, प्रयागराज में जो है पूरी तरह से जो है वहाँ पर आगाज हो चुका है, आज आप वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरह की तैयारी है गुरुजी कुंभ को लेकर? जनता टीवी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा है, सभी प्रयागराज जा रहे हैं और
सबका प्रयास है कि दिव्य और भव्य कुंभ हो, डिजिटल हो, स्वच्छ हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं एक पीठाधीश्वर है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2019 में उन्हीं के कार्यकाल में बहुत अच्छा कुंभ हुआ था और हम सब का प्रयास है आने वाला जो कुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो। और जितने भी संत महात्मा यहाँ से जा रहे हैं अभी हमारे वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे अखाड़े, जूना अखाड़ा हो, आह्वान अखाड़ा हो, अटल अखाड़ा हो, आनंद अखाड़ा हो, निर्माणी अखाड़ा हो, सभी अखाड़े प्रयागराज पहुँच रहे हैं। आज हमारा अखाड़ा भी प्रयागराज के लिए कूच कर रहा है और कल सुबह हम प्रयागराज पहुँचेंगे और हम भी कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। गुरुजी, इस बार प्रयागराज में किस तरह के विषय जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाले हैं? देखिए, आपने देखा होगा प्रयागराज इस समय जो है एक दुल्हन की तरह सज रहा है। आप रोड पे जाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई है। पूरा जो कुंभ क्षेत्र है, हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या होती है प्रयागराज का जो कुंभ होता है वो 2.5-3 महीने में ही तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि वो गंगा जी का क्षेत्र है। गंगा जी जब जगह छोड़ती है उसके बाद ही कुंभ का कार्य शुरू हो रहा है। इस समय वहाँ पे प्लेटें बिछ रही है, जमीन की साफ सफाई हो रही है, हमारे पंडाल है, टेंट आदि जितने भी कार्य सब वहाँ चल रहे हैं। मैं समझता हूँ 15-20 दिन में हमारा वहाँ पूरा कार्य हो जाएगा और संत महात्मा वहाँ मेला क्षेत्र में निवास करेंगे। जी, पहला स्नान का स्नान को किस तरह की तैयारी है प्रयागराज में? देखिए, आपने देखा होगा जो प्रयागराज का महाकुंभ है, सूर्य जब मकर राशि में आता है और बृहस्पति वृष राशि में आता है तो हमारा प्रयागराज का महाकुंभ शुरू हो जाता है। और 14 जनवरी को हमारा पहला स्नान होगा जिसका नाम मकर संक्रांति पे स्नान होता है, मकर संक्रांति। और दूसरा स्नान हमारा मौनी अमावस जो 29 जनवरी को है और तीसरा स्नान हमारा जो होगा 3 मार्च को होगा, 3 फरवरी को होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो 3 स्नान नहीं, ये शाही स्नान होंगे। शाही स्नान क्यों कहा जाता है? हमारी परंपरा है, जब भी हम लोग पेशवाई निकालते हैं शाही स्नान में जाते हैं। जैसे राजा महाराजा शाही पेशवाई में निकलते थे, शाही स्नान में जाते थे। हमारे साथ गज होंगे, हाथी होंगे, ऊंट होंगे, बंगले होंगे, चांदी के सिंहासन होंगे, चांदी की छड़ियां होंगी। जैसे राजा महाराजा स्नान करते थे वैसे ही हमारे संत महात्मा स्नान करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा नियम क्यों बना है? मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा मानना है, स्नातन परंपरा है, हमारे प्रयागराज में नहीं, जहां जहां कुंभ लगता है, चाहे वो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो या नासिक हो, उस समय जितने भी देवी देवता है 33 करोड़ देवी देवता गंगा जी में स्नान करते हैं। और जितने भी हमारे नागा संत होते हैं, नागा संतों में हमारे भगवान शिव के गण प्रवेश करते हैं। और जो हमारे सिंहासनों पे होते हैं उसमें हमारे जो भगवान विष्णु के गण है, देवी देवता है, उनमें प्रवेश होता है। मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी देवी देवता स्वयं जाकर के गंगा में स्नान नहीं करते हैं, वो शरीर में प्रवेश होकर के ही स्नान करते हैं। इसीलिए हमारे संत महात्मा शंकर का रूप बन के, देखा होगा आपने, कैमरा मैन दिखाएंगे, जटा वाले हमारे बाबा है, देखिए यहाँ पे नंग मलक धड़ंग जो है शंकर स्वरूप संत इसीलिए बनते हैं कि हमारे जो शंकर के गण है हमारे में प्रवेश करे और गंगा स्नान करे ताकि हम भी पुण्य के भागी बने। ऐसी हमारी सनातन परंपरा है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, हरिद्वार से भी जो संत रवाना हो रहे हैं, जो संत आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से सज सवर यहाँ से जो है निकले हैं। प्रयागराज की कुंभ की जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है हो चुकी है। और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का साफ तौर कहना है कि प्रयागराज को देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। म्युनिसिपल की समस्याओं को उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में स्वच्छता को लेकर पूरी प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही कहा कि अगर निगम द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में सुधार करने की कोशिश भी की जाएगी। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है, उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकाला जाएगा। एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं, तो वहीं खटीमा में भारतीय किसान यूनियन
चढ़ूनी गुट के किसानों ने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम के नाम ज्ञापन भेजा है। किसानों ने यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया। किसानों ने फसलों के नुकसान के संबंध में 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, बैंकों द्वारा ऋण वसूली पर रोक लगाकर समय सीमा बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर अपनी मांग उठाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक आदेश दिया था, कल शाम को हमारे पास पहुंचा है तत्काल, और हमारे सभी किसान उन संगठनों को कहा था कि जो हमारे किसान साथी सिंगू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पिछले 10-11 महीने से, और हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई सरकार वार्ता नहीं कर रही है। तो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें ये कहा था कि आप अपने अपने ज़िले में जाके, अपने अपनी तहसील में जाके आप ज्ञापन दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सख्त ये हमारी चेतावनी है सरकार को कि जल्द से जल्द जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बात की जाए, और जो एमएसपी की उनकी डिमांड है और सारे पूरे भारतवर्ष के किसानों की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था 2021 और 2020-21 में, अगर वो इस वादा खिलाफी करते हैं तो सारे पूरे देश का किसान जो है वो पूरा आंदोलन फिर से वैसे ही करेगा और दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर को फिर से घेर लिया जाएगा। तो प्रदेश में जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, तो वहीं हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 8 खेल होंगे, जिसमें फुटबॉल, तैराकी, बैडमिंटन समेत कई खेल शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे पड़े काम को पूरा करने के निर्देश दिए। किस तरह से निरीक्षण किया और जो कामकाज है उसको किस तरह से देख रहे हैं, कब तक पूरा हो जाएगा सब? हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे, और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है, पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का काम हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे है। यद्यपि काफी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। उत्तराखंड में तमाम मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इन मदरसों में कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितने नहीं, फिलहाल ये जांच का विषय है। तो वहीं अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर जल्द शिकंजा कसने वाला है। उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी मदरसों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में तमाम मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इन मदरसों में कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितने नहीं, फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। वहीं अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर जल्द शिकंजा कसने वाला है। उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी मदरसों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दे दिए। राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के अंदर काम करें। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए। तो ये कार्य बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है। तो किस तरीके से पढ़ रहा है, इन अवैध मदरसों में कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से इन्होंने जमीन ली है, इन सब चीजों की जांच होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश की विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है
और यहाँ पर इस तरीके का अगर अवैध कार्य हो रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि ये हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश में अगर इस तरीके से युवा अवैध जगह पर पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीजों को लेकर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के निर्णय ले रही है। साथ ही कांग्रेस ने अवैध मदरसों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है। कोई गैर मदरसे हों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हों या मदरसे हों, ये सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। इसमें तो सरकार को अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर मदरसे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, मान्यता है नहीं है, इसका शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्यों नहीं देखता है। सरकार को चाहिए कि उनकी मान्यता रद्द करने के बजाय जिनके संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का संगठन ने स्वागत किया। उनका कहना है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।